कर रहे थे, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड किंगडम एम्पायर वाला। तो इसमें एक रिवाइज़ कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था हाउ वर दीज़ किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। जो नए-नए राज्य बन रहे थे, जो नए-नए किंगडम्स जो बन रहे थे, उनके राजा किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ये कल हमने देखा था। तो उसके 4 पॉइंट्स हमने 3 पॉइंट्स हमने देखे थे कि किस तरह से एक ही व्यक्ति जो है, कई बार हेरिडिटी उसको पोस्ट दी जाती है राजा की तरफ से, सपोज़ उसके पिताजी, उसके बाद उसके बेटा, फिर उसके बाद बेटा। तो यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल देखा था कि हरी सेना जो था, वो महादंड नायक भी था क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो भी महादंड नायक थे। तो इस तरह से जो राजा ने उसको जो पोस्ट दी थी, उसके पिता की पोस्ट उसको दे दी थी। फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि किस तरह से एक ही व्यक्ति को अलग-अलग कई पोस्ट दी जाती है, जिसमें हरी सेनाई था, उसको भी कई पोस्ट दी गई थी, जैसे कि हाँ, कुमार अमात्य, जिसका मतलब होता है मिनिस्टर, फिर संधि व्य विग्रहिका, इसका मतलब होता है कि एम्बेसडर, शांति का राजदूत, ऐसा दूत जो वॉर और शांति के बीच में मीडिएटर का काम करे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा था कि इससे ज़रूरी नहीं कि राजा के दरबार में ही, बाहर सोशल जो लोग थे, यानी समाज में दूसरे भी ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। जैसे कि नगर सृष्टि, ये नगर सृष्टि वो लोग वो होता था जो कि व्यापारी यानी बिज़नेस जो ट्रेडर्स होते थे उसका लीडर होता था, और ये बैंकर के रूप में भी काम करते थे। और फिर है सार्थव्यय, अ लीडर ऑफ द मर्चेंट करावा। ऐसे कुछ लीडर्स बाहर जो मनी लेंडिंग का काम करते थे, यानी पैसे से संबंधित फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग थे, रिच थे, पावरफुल थे। ऐसे लोग भी जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में या अपनी समाज में एक पोस्ट या अपनी पावर रखते थे। फिर था कि प्रथम एक और पोस्ट थी जो थी क्राफ्ट्समैन, जो प्रथमा कुलिका था। कुलिका का मतलब होता है कि शिल्प जो आर्ट के, जैसे मूर्ति बनाना या कुछ और कारीगरी का काम जो करते हैं, उनका हेड को कुलिका बोलते थे। और उसी तरह से एक और पोस्ट थी जो कि हेड कायस्था और सब्सक्राइब। कायस्था उसको बोलते हैं, जैसे आज ऑफिस में क्लर्क काम करते हैं ना, ऑफिस में जाते हैं तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखते हैं, लिखने वगैरह का काम। तो यहाँ पर भी जो क्लर्क्स थे वो सब्सक्राइब का काम करते थे। दीज पॉलिसीज वर रिजेबल इफेक्टिवली। हालांकि ये जो पॉलिसी बनाई थी राजा की, या उस समय जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, उस समय पावरफुल तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा ये काम नहीं कर रही थी। बट sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। कई बार क्या होता था, अगर राजा वीक हो जाए या कुछ ऐसा होता था कि ये जो लोग जिनको पावर मिली थी या पोस्ट में थे, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करके राजा के साथ ही या उसके अधीन में रहकर काम करना नहीं चाहते थे। अपनी खुद का एक रियासत या किंगडम या जहाँ पर भी उनका रीजन होता था, वहाँ पर अपने आप को एज ए रूलर चलाते थे। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई प्रकार की सेना। यहाँ पर राजा सेना का रख-रखाव कैसे करता था? कौन लोग थे जो उसको अकेले उसकी जो आर्मी थी उसको सपोर्ट करते थे? और उसके बदले में राजा उनको क्या देता था? सैलरी देता था या उनको किसी तरीके से गिफ्ट देकर खुश रखता था? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephant chariots, कैवलरी एंड फुट सोल्जर। पुराने समय के जैसे एक राजा थे, वो अपने साथ क्या रखते थे, एक अच्छी सेना, बहुत संगठित सेना रखते थे, वेल टू डू ऐसी सेना रखते थे जो हर समय तैयार रहे। और उनकी सेना में या आर्मी में क्या क्या होते थे, जैसे कि एलिफेंट हाथी होते थे, रथ होते थे, चैरियट्स होते थे, कैवलरी कैवलरी मतलब जो घुड़सवार, और फुट सोल्जर्स जो पैदल सैनिक होते थे वो होते थे। तो इस तरह से जो राजा थे वो अलग-अलग प्रकार के अपने यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ रखते थे, जानवरों की भी और जो ह्यूमन आर्मी जो सोल्जर्स होते थे उनकी भी।
अलावा और भी कुछ लोग थे जो राजा के जैसे ही सैनिक की अपनी टुकड़ी रखते थे और वो समय-समय पर राजा की हेल्प भी करते थे। Besides, there was military leaders who provided the king with troops whenever he needed. फिर राजा के अलावा राजा का अगर सेनापति होता था, सेनापति वो होता है जो आर्मी का लीडर होता है। तो कुछ ऐसे लीडर सेनापति थे राजा के जो बहुत ज़्यादा रिच थे जिसको राजा ने उनकी अच्छी सेवा के चलते उनको गिफ्ट में ज़मीन वग़ैरह दी थी। तो ये जो पावरफुल लीडर्स होते थे मिलिट्री के, ये समय-समय पर अपनी आर्मी जो उनकी खुद की इंडिविजुअल होती थी, इससे ये राजा की हेल्प करते थे। They did not get regular salaries instead some of them received grants of land. अब ये जो सेनापति होते थे उनको हर महीने जैसे आजकल जो जॉब करते हैं, उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो राजा उनको हर वक़्त सैलरी नहीं देता था रेगुलर बेसिस मतलब हर महीने की चलो 1 महीने तुमको मिल गई सैलरी अगले महीने नहीं। उसके बदले में वो उनको क्या देता था? भूमि दान देता था। भूमि मतलब ज़मीन दान पे देता था और ऐसी दान देता था, ऐसी ज़मीन दान देता था जिसमें से उनको रेवेन्यू रिटर्न में मिल सके। रेवेन्यू मतलब टैक्स के रूप में वो उस ज़मीन के यूज़ कर सके। तो जो भी ज़मीन दी जाती थी, उस ज़मीन के ऊपर जो भी टैक्स मिलता था राजा उसको नहीं देता था। वो ज़मीन या जो टैक्स था वो सेनापति यूज़ करता था अपने लिए। और किसके लिए यूज़ करता था? अ, they collected revenue from the land and मॉर्निंग। used train soldiers and horse and provides गुड equipment मॉर्निंग for मैम। warfare. जो सेनापति होता था, वो उसी ज़मीन से जो भी उसको टैक्स मिलता था, उससे अपने जो भी उसकी आर्मी होती थी, उसको वो मेंटेन करके रखता था। उनके खर्चे, उनको जैसे जानवर हैं, उनको फ़ोडर्स, चारा वगैरह दिलवाना, जो उनके आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनकी नीड्स को पूरा करना, फिर जो आर्मी में इक्विपमेंट औज़ार, हथियार जो चाहिए होते हैं, उनकी भी रख-रखाव करवाना। तो ये जो था, जो सेनापति था, मिलिट्री जो लीडर होते थे, ये अपने खुद की एक मिलिट्री रखते थे, आर्मी रखते थे और ये समय-समय पर ज़रूरत पड़ने पर राजा को उसी से हेल्प करते थे। दीज़ मेन वर नोन एज़ सामंता। अब इन लोगों को जो मिलिट्री के जो लीडर्स होते थे, उनको सामंत बोला जाता था। सामंत मतलब ज़्यादा सामंत मतलब संपत्ति वाले लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, जिनके पास प्रॉपर्टी थे, जो रिच थे, जो पावर में थे, उनको सामंत बोला जाता था। व्हेनेवर रूलर वाज़ वीक, सामंता ट्राइड टू बिकेम इंडिपेंडेंट। जब भी कोई रूलर, शासक या जो राजा होता था, कोई वीक अगर हो जाए, कमज़ोर, जिसका कोई अम, अपनी अथॉरिटी अपने किंगडम के ऊपर ठीक से नहीं रख पाता था, तो ऐसे में ये जो सामंत होते थे, ये अपने आप को राजा के अधीन में यानी उसके अंडर की जो भी रूल्स और रेगुलेशन राजा चाहता था फॉलो वो नहीं करते थे, डिसोबीडिएंट हो जाते थे और अपने तरीके से वो अपनी जगह को या जो भी उनकी रियासत थी, जो भी उनके रीजन थे उसमें अपने आप से वो अपनी तरीके से उसको चलाते थे, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपको? हेलो? यस मैम। यस मैम। इसमें अगर डाउट होता है तो पूछ लेना बीच में, ठीक है? तो ये आपने पढ़ा लिए कि अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी इसमें क्या सीखा आपने? जो मैंने अभी बताया किस प्रकार की आर्मी थी, राजा क्या करता था? कोई बताएगा? मैम राजा के आगे पीछे मैम सेनापति मैम और सेना सेना घूमती थी। हुँ, वेरी गुड और क्या बताया मैंने? और मैम राजा मैम मैम राजा अपनी प्रजा मैम राजा अपनी प्रजा को मैम सैलरी देता था, लैंड रिवेन्यू देता था। किसको देता था बेटा? प्रजा को तो नहीं देता था वो। सैनिक को देता था लैंड रिवेन्यू। हाँ, उस सैनिक को क्या बोलते थे? वो सैनिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट यस होता मैम था? मैम कभी उनको 1 महीने में सैलरी मिलती थी, कभी 2 महीने में, कभी 3। मैंने बोला था उनको सैलरी नहीं नहीं मैम, मिलती। देता था, लैंड रिवेन्यू देता था। हाँ, देखो जैसे सेनापति होता है ना, सेनापति कौन होता है? मैम जो उनको जमीन देता है ना। हाँ, ज़मीन देता है और उस ज़मीन से क्या करते थे वो अपना?
हम घर बनाते थे। घर घर कहाँ लिखा है? यहाँ तो कहीं घर नहीं लिखा। गद्दी नहीं करते थे। लिखते। गप नहीं मारो। ठीक से बताओ, ठीक से पढ़िए, पढ़ के बता दो, कोई बात नहीं। क्या करते थे जमीन से? बताओ, पढ़ के बताओ। जो ये सेनापति होते थे उनकी खुद की आर्मी होती थी, उनके पास खुद सेना की सैनिकों की टुकड़ी होती थी, उनके पास जानवर होते थे। तो वो जो कर उस जमीन से मिलता था, तो अपनी पर्सनल जो आर्मी होती थी उसको वो मेंटेन करते थे, रख रखाव करते थे। जैसे जानवरों को फोडर्स हुआ, उनको चारा देने का काम है ना, हाथी रखा है तो हाथी का खाना भी तो चाहिए। फिर जो इक्विपमेंट्स होते थे आर्मी के, उनको रख रखाव की जिम्मेदारी सेनापति अपने खर्चे पे करता था। और जो भी उसकी नीड्स होती थी वो अपने इन्हीं रेवेन्यू से वो पूरी करता था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। अब अगर हम साउथ की तरफ के एरिया की बात करें तो यहाँ के जो किंगडम थे, यहाँ के राज्य का कैसा सिस्टम था? अभी तो हमने नॉर्थ के बारे में पढ़ा कि भाई यस वेस्ट और मैम, ईस्ट सोल्जर्स नॉर्थ और में मैम हॉर्सेस के लिए। जो राजा थे, कैसे उनके साथ जो लोग उनके प्रशस्ति लिखी जाती थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे साउथ के जो राजा थे, साउथ एरिया में उनका जो किंगडम यस, था assemblies assemblies in the southern kingdoms। हाँ जी, असेंबलीज। असेंबलीज मतलब, असेंबली का क्या मतलब होता है? मैम प्रेयर। एक जगह। हाँ, स्कूल में तो प्रेयर करते हुए। वेरी गुड, ठीक बोला आपने। लेकिन हम यहाँ पे किंगडम में खड़े होके कोई प्रेयर थोड़ी करेंगे। सभा। सभा, वेरी गुड, वेरी नाइस। सभा मतलब मीटिंग। मीटिंग, कोई गैदरिंग होती है ना, गैदरिंग होकर उसको जो भी इकट्ठे होते हैं और उस इकट्ठे होने में कोई एक वजह होती है, उसको क्या बोलते हैं? असेंबली होती है। जैसे हमारे स्कूल में असेंबली होती है, ठीक बोला, प्रेयर। उस समय हमारी जो गैदरिंग होती है वो प्रेयर, सुबह का ईश्वर का नाम लेकर होते हैं। लेकिन हर जगह जैसे गैदरिंग होती है तो मीटिंग होती है, मीटिंग, उसको कहते हैं असेंबली। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली। जो हमें कुछ लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिले हैं, पल्लव जो राज्य थे उनके बारे में पता चलता है कि उनके लोकल बहुत सारी सभाएं होती थी। सभा मतलब मीटिंग्स होती थी, बहुत सारे लोकल लोग मीटिंग्स करते थे। अब जैसे यहाँ पर दे इंक्लूडेड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर। अब पहले ऐसी मीटिंग होती थी, असेंबली या उनका ग्रुप था जो कि ब्राह्मणों का, ऐसे ब्राह्मण थे जिनके पास जमीन थी, खुद की जमीन के मालिक थे, तो ऐसे ब्राह्मणों की भी मीटिंग हुआ करती थी उन दिनों में। फिर these assembly function through sub committees which looked after irrigation, agriculture, operation, making roads local and टेम्पल। और ये जो असेंबली थी उनका क्या फंक्शन, उनका काम होता था कि जो सिंचाई का काम हो रहा है, खेती बाड़ी का जो काम हो रहा है, और रोड बनाने का काम करते थे। और लोकल टेम्पल, जो लोकल यानी सामान्य जो घरों में या आसपास जो इलाकों के मंदिर होते थे, उनके रख रखाव का काम ये सभा करती थी। कौन सी सभा करती थी? ब्राह्मण ब्राह्मण सभा करती थी। दूसरा आता है द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। दूसरी तरह के ऐसे लोगों का ग्रुप था जो उर थे। उर उनका जो ये विलेज में रहते थे, और विलेज में क्या करते थे, ये ब्राह्मण होते थे, साधारण लोग होते थे, और उनका ग्रुप होता था इनको। द नागरम was an organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. दूसरे प्रकार के गांव में भी कुछ सभाएं होती थी, लेकिन ये ब्राह्मणों की सभा नहीं होती थी या ब्राह्मणों का ग्रुप नहीं होता था। ये उन लोगों का ग्रुप होता था जो बहुत ज्यादा अमीर होते थे, या फिर जिनके खुद के पास मर्चेंट यानी कि बिजनेस ट्रेडर्स होते थे, या खुद के उनके पास बहुत सारा जमींदार किस्म के लोग होते थे। और ये क्या करते थे? ये
इन असेंबलीज को जो मीटिंग होती थी, उनके ऊपर, इन सभाओं के ऊपर वो कंट्रोल रखते थे। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। इस प्रकार की बहुत सारी जो मीटिंग्स थी, सभाएं थी, वो लगातार कई शताब्दियों तक चलती रही। मतलब 1 साल 2 साल लगातार, जब तक वो राज्य रहता था, जब तक इनकी सभाएं भी चलती रही। फिर यहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अभी हमने पढ़ा राजा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उससे भी जो नीचे के लोग थे लेकिन पावरफुल लोग थे, चाहे शहरों में या गांव में, वो कैसा काम करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि साधारण लोग भी तो थे। ऑर्डिनरी पीपल जो थे किंगडम में, सामान्य लोग जो थे किसी राज्य में, वो क्या करते थे साउथ में। We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. अगर हमें साधारण लोगों के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जो झलक मिलती है, वो है नाटकों में, या फिर बहुत सारे ऐसे जो दूसरे तरीके से, जैसे कि नाटक हो गए, कविताएं हो गई, इनकी झलक से हमें साधारण लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर है कि कालिदास इज नोन एज हिज प्लेस डिस्पेक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। अब ज्यादातर जो कालिदास एक कवि थे, वो राजा के दरबार के ज्यादातर बताते हैं। उनकी कविता में राजा के दरबार के बारे में ही ज्यादा कुछ होता था, क्योंकि वो राजा की प्रशंसा करते थे, राजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते थे किस तरह से काम करते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। उनसे रिलेटेड वो कविताएँ बताते थे, रानियों के बारे में उनके नाटक या कविताएँ लिखते थे। तो इससे उनकी कविताओं से ही पता चलता है कि उस समय के राजा या रानी, या जो दरबार थे, या जो दरबारी लोग थे, दरबार के अंदर काम करने वाले वर्कर थे, वो किस तरह का बिहेव रखते थे। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. उनके जो लेख मिले हैं, मतलब जो कालिदास ने अपने लेख बताए हैं, काव्य बताए हैं, नाटक लिखे हैं, उससे ये पता चलता है कि राजा और ब्राह्मण जो थे, वो आपस में संस्कृत में बात करते थे। While men and women other than the king and Brahmins use प्राकृत। लेकिन जो जनसाधारण लोग थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में आपस में बातचीत करते थे। जैसे आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। लेकिन सामान्य रूप से हम कौन सी भाषा यूज करते हैं, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। हो सकता है आप हरियाणवी बोलते होगे, हिंदी बोलते होगे, जो भी आपकी मदर टंग है। ठीक है। तो इस तरह से जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, वो संस्कृत होती थी, और जो साधारण लोग जो थे, वो प्राकृत भाषा में बात करते थे। His most famous play, Abhigyanam, Abhigyanam Shakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. अ, कालिदास ने एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी लिखी थी, और वो थी एक राजा दुष्यंत और एक जो महिला थी शकुंतला, उनकी प्रेम कहानी थी। और इसी में उसने बताया था कि किस प्रकार से राजा जो है व्यवहार करते थे, क्या उस समय लेडीज की जो स्थिति थी, और जो वर्कर्स थे, राजा के दरबार के जो लोग थे, किस तरह से बिहेव करते थे। तो कहीं ना कहीं वो झलक को, उस चीज को पढ़कर हमें उस समय के जो लोग थे, उनके जीवनों के बारे में जानकारी मिलती है। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. अब जब इस प्ले को लिखा था, ये जो इस कहानी को इसने लिखा था, तो इस कहानी को पढ़कर एक गरीब मछुआरे के जीवन के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से जो गरीब, जो फिशरमैन है, एक मछुआरा है, उसको सताया गया था। कैसे, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से ऐसा पता चलता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, एक मछुआरा जिसको अंगूठी मिली। A fisherman found the precious ring which the king had given to शकुंतला। अब ये स्टोरी है, मतलब कोई हुआ नहीं है, स्टोरी है जो कालिदास ने लिखा था, जिसमें उसने बताया कि राजा की जो अंगूठी थी, बहुत ही प्रेशियस अंगूठी थी, जो उसने शकुंतला जो थी, उसकी प्रेमिका थी, उसको उसने दिया था। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed बाय अ फिश। लेकिन क्या हुआ, शकुंतला पुराने समय में क्या होता था बच्चे, जैसे आजकल के समान बाथरूम तो नहीं होते थे, तो लोग नदियों वगैरह में जाते थे।
और जो रानी होती थी या जो लेडीज़ थी वो नदी किनारे या नदी में जाके नहाना, कपड़े वगैरह धोना ये सब करते थे। तो शकुंतला भी जो थी वो नदी में किनारे जाती है, वहाँ पर जो भी काम कर रही होती है तो वहाँ पर उसकी अंगूठी जो दुष्यंत ने उसको दी होती है वो गिर जाती है। और उस अंगूठी को एक फिश जो थी, एक मछली वो निगल लेती है। When he went to the palace with it, the great man when अच्छा when he went to the palace with it, the gateman accused him of the theft, and the chief police officer was rather rude. अब वो जो मछली थी वो किसी मछुआरे के जाल में फंस जाती है। जब मछुआरा उसको मछली को निकालता है ना? उसको साफ कर रहा है तो उसके मुँह में एक अंगूठी उसको फँसी हुई दिखती है मछली के। हालाँकि यहाँ पे पूरा ये स्टोरी नहीं दी है, लेकिन कभी आप नेट में इसको पढ़ो तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको मिल जाएँगी। दुष्यंत और शकुंतला, कालिदास की जो स्टोरी है कि किस तरह से दुष्यंत जो है वो अपनी याददाश्त खो जाता है और खोने के बाद उसको याद ही रहता है कि शकुंतला जो थी उसकी प्रेमिका थी और वो उसको एक अंगूठी उससे पहले दिया होता है, तो वो अंगूठी को देख के बाद में उसको याद आ जाता है। तो ये इस तरह का फ्लैशबैक है इस स्टोरी का। तो जब वो मछुआरे को अंगूठी मिलती है फिश के मुँह से, तो वो उस अंगूठी को लेकर महल में जाता है, जहाँ पर जो गेट कीपर है, वो उसको रोक लेता है और उसको चोर समझता है ना? फिर उसमें चीफ पुलिस ऑफिसर वो रेदर रूट जब ज़ाहिर-सी बात है इतनी महँगी अंगूठी किसी गरीब के पास मिले तो वो अच्छा थोड़ी सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे कि इसने चोरी करी है या फिर इसने किसी तरीके से ये अंगूठी जो है वो किसी ने दे दिया या ठग लिया है। तो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं। जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है, चीफ पुलिस ऑफिसर जैसे आजकल के हम एसएचओ बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो ज़माने में भी जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है, वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा रूडली, स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव करता है, उस फिशरमैन के साथ। However, the king was happy when he saw the king ring and sent a reward for the fisherman. अब क्या होता है किसी तरीके से वो जो अंगूठी थी और वो जो मछुआरा है, वो राजा के पास पहुँच जाता है। राजा उस अंगूठी को देख के बहुत खुश होता है और वो उस फिशरमैन को रिवार्ड देने का डिसाइड करता है। Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along to the fisherman to have a drink. अब यहाँ पर देखो आजकल जैसे करप्शन चलता है ना, भ्रष्टाचार, कि कोई चीज़ अगर आपको काम करवाना है तो उसके बदले में पैसे दो या खुश करो या जो भी चीज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट के लोग हैं या प्राइवेट में काम करवाते हैं तो बदले में पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब पता चलता है कि राजा जो है उसको रिवार्ड दे रहा है, उसके बदले में भारी कोई इनाम मिलेगा तो ये दोनों लालच में आ जाते हैं। कौन? गेटकीपर और जो पुलिस ऑफिसर है। और सोचते हैं कि क्यों ना कैसे हम इसको जो भी रिवार्ड मिलेगा उससे हम अपना मुनाफ़ा लें। तो वो क्या करते हैं पहले तो उसको जो है बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि राजा इसे इनाम देने वाला है, तो वो उसको अपने साथ ड्रिंक करवाने ले चलते हैं। तो कहीं न कहीं एक गलत सिस्टम जो था वो उस समय भी जैसे आज कई चीज़ों में हम देखते हैं कि जल्दी से हमारा काम नहीं होता है। वैसे ही उस समय के लोग में भी ये इस तरह के गलत जो था व्यवहार गरीब लोगों के साथ किया जाता था। तो इसका एक सिंपल सा स्टोरी के ज़रिए कालिदास ने उसको पिक्चर दिया है। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? Yes, ma'am. ma'am. ऑर्डिनरी यस के मैम। पीपल किंगडम्स तो Yes, क्या ma'am. पता ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पीपल मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने भी देखा है। क्या देखा है? मामूली अलग लोग। मैंने भी तो देखा था अलग मम्मी। क्या देखा? मैम अलग मैम मामूली लोग। मामूली लोग को देखा है? अच्छा, कहाँ देखा? मैम, अलग अलग मामूली लोग। मैम हर जगह रहता है। हाँ, अच्छा। तो यहाँ हम हर जगह वाले लोगों की बात नहीं कर रहे बेटा, यहाँ कौन सी ऑर्डिनरी पीपल्स की बात कर रहे हैं? 43 मिनट 55 मिनट है।
ऑर्डिनरी साउथ में रहते मैम किसी का माइक खुला है मैम। किसी का माइक खुला है, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे खुला रही? हुआ है। मैम आशुतोष कुमार का माइक खुला है। जिससे भी माइक अब ऑन किया बेटा म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें पता चला कि जिस तरह से आज कई जगह में करप्शन है और गरीब लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता, उस समय भी राजा के दरबार में जो उनके ऑफिसर्स होते थे वो गरीब लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव करते थे। तो इसका एक हमें जो इमेज है या इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है हमें कालिदास के नाटक में पढ़ने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो हमें एक और प्रूफ मिलता है कि किस प्रकार से गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, वो है चाइनीज पिलग्रिम Fashion noticed the plight of those who were treated as untouchability by the high and mighty. दूसरा जो समाज में वो एक बुरी जो रीति थी वो थी छुआछूत की। तो एक चाइनीज यात्री जो हमारे देश में आए थे उस समय, फाशियान, उसने इस बात को गौर किया कि जो गरीब लोग हैं उनको छुआछूत यानी कि अछूत मान करके उनके साथ बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनको जो अमीर लोग हैं और पावरफुल लोग हैं उनको अछूत मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनसे बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखा जाता। तो वो मैम अपने आने संबंध जाने कैसे बताते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई अछूत आ रहा है तो वो क्या करते थे, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्किट ऑफ द सिटी। जो अछूत लोग थे, ऐसे लोग जिनको बहुत गरीब है या कोई ऐसी बीमारी है, उनको शहर से बाहर रखा जाता था। He writes, if such a man enters town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. यहाँ पर जो अछूत लोग होते थे, जो गरीब या जो नीची जाति के जो लोग होते थे, अगर वो सड़क में जा रहे हैं या मार्केट प्लेस में जा रहे हैं तो लकड़ी का एक छोटा-सा पीस रख के उसको बजाते हुए चलते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक नीची जाति का कोई व्यक्ति आ रहा है और वो अलग हो जाते थे ताकि वो उनको ना छुए या मतलब वो जो व्यक्ति आ रहा है उनसे ये टच ना हो जाए। Known that what is meaning and avoid it touching him or brushing against him. इस तरह से उसको टच ना हो जाए या हम उसको ना टच कर लें, इस तरह से अवॉइड करके उस व्यक्ति को जाने दिया जाता था। एंड भाना बटर प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। अब भान भाटा है जिसने अपने काव्य लिखे थे, उसमें राजा की जब आर्मी चलती थी उससे क्या नुकसान होता था उसके बारे में हमें पता चलता है कि देखो कालिदास ने तो लिखा कि किस तरह से राजा के दरबार में जो लोग थे, गरीब लोग, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था। चाइनीज यात्री है, समाज में गरीब लोग जो थे, खासतौर पे जो नीची जाति के लोग थे, उनके साथ लोग कैसे ट्रीट करते थे, इसका वर्णन मिलता है। तीसरा है भान भाटा ने ये बताया कि जो राजा है उसकी जो आर्मी कहीं आने जाना करती थी तो उसका भी जो बुरा प्रभाव पड़ता था। मतलब लोग जो गरीब लोग होते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो इसका उसने लिख कर बताया, जो उसके लेख है उसमें हमें रिकॉर्ड्स में पता चला कि जो किंग्स आर्मी की राजा की जो आर्मी होती थी उसके आने से क्या नुकसान होता था। द किंग ट्रेवल्स विद एन enormous अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। जो राजा है एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करता था तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके चलता था। अपार्ट फ्रॉम वेपन देयर वाज थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, पैन, फर्नीचर, गोल्डन टूल्स, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spice carried on carts of loaded on the pack animals such as camel and elephant. अब कोई राजा एक जगह से दूसरी जगह में जब जाता था, शहर में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो डेली यूज़ की चीज़ें होती थी, जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए और फर्नीचर हो गए, बैठने की भी जगह चाहिए, गोल्डन फुटस्टूल जो उसका थ्रोन होता था, छोटे फुटस्टूल उसको बोलेंगे, जैसे पैरदान होते हैं ना, सोने के पैरदान लेके चलता था।
फिर खाना लेके चलता था। तो खाने में भी नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों रखता था। अगर नॉन वेज है तो बनाना हो तो वो बकरियां लेके चलता था, हिरन या खरगोश। और अगर वेजिटेरियन खाना बनता है तो बहुत सारी वेजिटेबल लेके चलता था, मसाले लेके चलता था। और उन सारी चीज़ों को किसमें लेके चलता था? वो कैमल्स और एलिफेंट के बैक में, मतलब उनके पीठ में वो सब चीज़ें बांधी जाती थी। और इतने सारे हाथी और ऊंट के साथ साथ वो राजा अपनी आर्मी के साथ चलता था। This huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpets. और साथ में जो आर्मी होती थी, सैनिक की जो टुकड़ी होती थी राजा के, उसके आने के लिए ड्रम और बहुत सारे हॉर्न, जो तुरियां और बड़े बड़े नगाड़े जो थे उसको बजाने वाले लोग भी चलते थे, ताकि लोग समझ जाएं कि राजा की सवारी आ रही है। विलेजर्स विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। अगर मान लीजिए राजा जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ बीच में कोई गांव पड़ रहा है, तो गांव के लोग उसकी मेहमान नवाजी करते थे राजा की। मतलब अगर कोई आपके घर में आए तो मेहमान समझ के उसको बड़ा अच्छा सा उसकी देखभाल करते थे। तो वही अगर बीच में कोई गांव पड़ गया तो जो गांव के लोग थे उससे राजा ये उम्मीद करता था कि मेरी अतिथि सत्कार किया जाए, और वो करते भी थे। दे केम विद गिफ्ट ऑफ कर्ड, गुड़ एंड फ्लावर। जो गांव के लोग थे वो उपहार के सामान क्या लेकर आते थे? दही लेकर आते थे, गुड़ लेकर आते थे, फूल लेकर आते थे, एंड प्रोवाइडेड फोडर्स फॉर देयर एनिमल्स। और इसके साथ साथ जो भी जानवर थे, जैसे हाथी है, घोड़े है या ऊंट है, उनके लिए चारा भी लेकर आते थे। They also tried to meet the king and place their complaints and petition before him. बदले में वो क्या करते था? राजा उनसे मिलता था और उनकी कंप्लेन, जो भी उनकी शिकायतें होती थी, उनको वो सुनता था। पिटीशन, यदि किसी को कोई सुधार करवाना है, गांव में कुछ करवाना है, तो वो चीज़ की जानकारी फिर राजा उनसे लेता था फेस टू फेस। द आर्मी लेफ्ट a trail of destruction behind। जब आर्मी चलती थी, मतलब उस गांव में रुकने के बाद दोबारा वो आगे बढ़ती थी, तो अपने पीछे बहुत बड़ा नुकसान छोड़ के जाती थी, बड़ा विनाश छोड़ के जाती थी। जैसे कि एलिफेंट ऑफन ट्रम्पल डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स। अब जब गुड हाथी मॉर्निंग थे, मैम। हाथी क्या करते थे? जब वो गांव के जो हट होती थी, झोपड़ियां होती थी, उसको तोड़ देते थे, क्योंकि वो तो ऐसे होते थे ना, स्वतंत्र होते थे। तो वो क्या करते थे? उनकी झोपड़ियों को तोड़ देते थे। एंड द ऑक्सन योक टू द कार्वर्स ऑफ मर्चेंट रन अवे स्केयर्ड बाय द समलिन। लेकिन जो गांव के जो बैल वगैरह होते थे वो नगाड़े बजते थे, जब तुरियां बजती थी, आवाजें होती थी, तो उससे डरकर वो भाग जाते थे। तो ये बड़ा नुकसान होता था। तो इस तरह से साउथ के जो लोग थे उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया मैम है। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है? ये कौन है भाई बीच में? बेटे ये सब मत क्या करिए। साउथ। मैम आसिफ है, आसिफ। आसिफ बेटा, ये नहीं करना। नाम चेंज किया होगा, अभी आया था। अच्छा, तो इस तरह से बेटा आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और रिवाइज करिएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसके क्वेश्चन के जो आंसर है मैं आपको इसमें ग्रुप में भेज दूंगी। सारे के सारे क्वेश्चन करना है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स, वो आप बुक में ही करेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बुक में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से लेकर आपका जो 9 तक है, 8 तक जो है वो आप कॉपी में करेंगे, और इसके जो आंसर है वो मैं एक बार प्रोवाइड फिर कर। से बताना। मैम ट्रू फॉल्स बुक में ही करना है। अब बेटा उसको जो आपके ट्रू फॉल्स है बच्चों, उसको बुक में करना, या मैम अगर एक आप बार फिर से बताना कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो आप बुक में करेंगे, ठीक है? उसको आप कॉपी में नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जो है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी अभी ग्रुप में, मैं इसके आंसर भेज दूंगी, और फिर आप लोग हिस्ट्री की कॉपी में उसको करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? यस मैम।
हेलो मैम, चलिए। अभी भी तो बहुत टाइम है। हेलो मैम, हेलो हेलो। मैम मैम